हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। आई मीन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सॉरी। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और पिछले साल 2025 में नवंबर दिसंबर में राजस्थान सरकार एक टॉपिक लेकर आई, एक नया पॉलिसी लेकर आई। और ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये पॉलिसी फ्रेमवर्क किस चीज के लिए है कि राजस्थान के जो युवा हैं हमको उनको ना बिजी करना है, मतलब उनको बिजी करना है। ठीक है, वो इधर उधर गलत कामों में ध्यान न लगाएं, अराजकता ना फैलाएं, दंगा फसाद ना करें, बदतमीजियां ना करें, तो उनको बिजी कर दो। उनको बिजी कैसे करोगे? उनको काम देके, और काम के लिए चाहिए होते हैं स्किल्स। इस पूरी पॉलिसी में यही है। बट स्किल्स किस तरीके के, कौन कौन से आपके पास में थ्रस्ट एरियाज हैं, कौन कौन सी आपके पास में डिविजन्स हैं जहां पर आपको काम करना है, कैसे होगा, कौन नोडल एजेंसी है, कौन सी मिनिस्ट्री ध्यान रखेगी, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस फॉर डूइंग दिस, ये चीजें अपन पढ़ते हैं। नाउ राजस्थान यूथ पॉलिसी आपके टिपिकली प्री एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब इसमें कितना बजटरी आउटले है ये सब अपन देख सकते हैं, बट ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथ साथ में पढ़ना है उन दोनों चीजों को भी। लेट्स सी किस चीज के बारे में है। ओके, चलो। राजस्थान यूथ पॉलिसी आई थी, क्यों? क्योंकि राजस्थान में 28% पॉपुलेशन यूथ है, और ये 2021 का प्रोजेक्शन था। अपना अभी तक कोई वो नहीं आया है, सेंसस नहीं आया है, लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कितना परसेंट पॉपुलेशन यूथ होने वाला है। 2011 की और उससे पहले 1991 की, 2001 की जो अपने पास सेंसस आए थे, उन सेंसस को ऑब्जर्व करके हमने देखा कि भाई इतनी पॉपुलेशन अपनी यूथ होगी। यूथ क्या होता है? आपके इंक्लूसिव और सेल्फ रिलायंट राजस्थान के लिए बहुत एक डायनामिक ड्राइवर है। कैसे? आपका अगर हर तीसरा सिटीजन आपके स्टेट में, हर तीसरा सिटीजन किसी काम का अगर नहीं है, तो फिर आप विकसित नहीं हो सकते, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और उसका जो किसी काम का ना होना जो है, एंड दिस इज नॉट इन अ डिग्रेडिंग वे, मैं कोई डिग्रेडिंग तरीके से बात नहीं कर रही हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा कि जॉब मार्केट में आप किसी लायक नहीं रहते हो, और उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नए स्किल्स एक्वायर करने पड़ते हैं, और उन स्किल्स की बात हो रही है। ठीक है, चलो लेट्स गो। इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चैलेंजेस क्या है, राजस्थान के यूथ एक्चुअली कर क्या रहा है? पोस्ट कोविड शिफ्ट से ग्रस्त है, ड्रग अब्यूज में लगा हुआ है, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो चुका है सोशल मीडिया का, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, और रूरल एजुकेशन गैप्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो राजस्थान के यूथ को फेस करनी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो पॉलिसी है, राजस्थान यूथ पॉलिसी, ये विकसित भारत 2047 से अलाइन हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन हो, और मल्टीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनसे भी अलाइंड हो। अब अलाइन होने का क्या मतलब है कि जो डिसीजंस भारत सरकार ले रही है, जो डिसीजंस पूरी दुनिया ले रही है, उन डिसीजंस में राजस्थान का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब ये कौन कौन से आ जाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ जाएंगे। इसके अलावा अपने पास में बहुत सारे जो भी नेशनल पॉलिसीज चल रही हैं, जैसे कि विकसित भारत 2047 है, उसके अलावा जो भी हमारे पास में मेन चीजें हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं हमारे एजुकेशन वगैरह को लेके, वो यहां पर अलाइन होने हैं। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहां पर लिखा हुआ है। एसडीजी का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 नंबर क्या कहता है? गुड हेल्थ और क्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 नंबर क्या कहता है? क्वालिटी एजुकेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 क्या कहता है? जेंडर के बीच में इक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 क्या कहता है? डिसेंट वर्क होना चाहिए, और हमारे पास में एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 क्या कहता है? कि जो भी इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटीज हो, चाहे वो क्लास इनइक्वालिटी हो, कास्ट इनइक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, या किसी भी टाइप की कोई आपके पास में फैसिलिटीज की इनइक्वालिटी हो, उसको हमें दूर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 क्या कहता है? कि हमें कुछ भी वेस्टेज नहीं करनी है, हमारा कंजम्पशन, हमारा प्रोडक्शन बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और नॉन पोल्यूटिंग होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 क्या कहता है? कि हमें साथ साथ में क्लाइमेट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कितने हैं? 17 हैं। ओके, इसी चैनल के ऊपर मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे 17 रटवाए हैं बैठ के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है और 17 तक कैसे पहुंचते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में अपन ने लर्न किया था, आपको वीडियो मिल जाएगा, और प्लीज उसको देख लेना। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ गुड हेल्प फॉर यू। अभी जो मैंने बोले हैं 3, 4, 5, 8, 10, 12 और 13, ये मुझे टिप्स पे इसीलिए याद है, और ऐसा नहीं है कि मैम बहुत सालों से कर रहे हो इसलिए याद है, नहीं, लर्न तो मैंने एक बार में ही कर लिया था। ठीक है, तो दीज आर इजी, इसको लर्न करना है आपको। ओके, इंक्लूसिव ड्राफ्टिंग में हमें कोशिश करनी है कि 5000 से भी ज्यादा यूथ को हमने कंसल्ट किया है इस युवा पॉलिसी को, यूथ पॉलिसी को बनाने में, और युवा संवाद किया गया था। संवाद मतलब
डिबेट, राइट, एक तरह से डिस्कशंस, टेक्निकली डिस्कशंस को बोलते हैं, बातों को बोलते हैं संवाद। और यूथ के सामने हमने डिस्कस किया, तब जाके हमें पता चला कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें किस तरह की पॉलिसी डिजाइन करनी है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स की बात ध्यान रखनी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का ध्यान रखना है, उन तक हर तरीके की फैसिलिटीज पहुंचे, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज पहुंचे, यानी कि एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना है। इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखनी है, और हमें कोशिश करनी है कि हर तरीके का, हर एज ग्रुप का, हर क्लास का, हर इकोनॉमिक कंडीशन का यूथ जो है वो पार्टिसिपेट करे। और इस पॉलिसी की खासियत है कि हर 5 साल में इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 सालों में, हर 5 साल में क्या होता है? नहीं, इलेक्शंस नहीं होते, मतलब ठीक है इलेक्शंस भी होते हैं, बट दैट वाज नॉट द आंसर। हर 5 सालों में बहुत कुछ डेवलपमेंट में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, लोगों की सोच में बदलाव आ जाता है, एक नई जनरेशन हर साल यूथ बन रही है। ठीक है, तो बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज होती जाती हैं, बहुत सारे मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, तो इसको पॉलिसी को रिन्यू करने का भी अपन को साथ साथ में मौका मिलता रहेगा। ठीक है, विजन डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि राजस्थान एक ऐसी जगह होगी जहां पर यूथ जो है वो थ्राइव करेगा एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम में, जो कि होगा मॉरली अवेयर, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट और सोसाइटी के प्रति अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे। ठीक है, और ये किस तरह के लिए स्पेशल बात हो रही है? उस यूथ के लिए बात हो रही है स्पेशली जिस तक हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? यस, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जनरली एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आ जाता है। राजस्थान यूथ पॉलिसी 2025-26 जो है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राजस्थान यूथ पॉलिसी 25-26? ठीक है, तो ये चीज कैसे आएगी जब आप ये सारे के सारे 9 के 9 ऑब्जेक्टिव्स याद करोगे। फर्स्ट, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली लीडरशिप हो उनके अंदर, नेशन बिल्डिंग रोल्स वो निभा पाए। उसके अलावा जो उनकी एनर्जी है, जो उनका एक जज्बा है काम करने का, वो सोसाइटी और स्टेट के प्रति हम पॉजिटिवली यूज करें। एंटरप्रेन्योर्स बनाए उनको, वॉलंटियर बनाए उनको, और उनका पार्टिसिपेशन लें, ग्रोथ स्टोरी में उनको ऐड करें, उनका स्किल डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी को उनको लेवरेज करना सिखाएं। इसके अलावा उनकी कल्चरल हेरिटेज में प्राइड भी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछती हूं मैं आपसे, जो कि आपको अदरवाइज भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टॉक्स अबाउट दिस? आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो आपको सिखाता है कि आपको देश की कल्चर में, देश की हिस्ट्री में, देश की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके अंदर प्राइड होनी चाहिए। वो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है? चलो कमेंट्स में बताना, आगे चलते हैं अपन। तब तक सपोर्ट्स टैलेंट्स इन आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, महिलाओं में और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें एंड करना है। वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, हर प्रकार का इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। और हमें कोशिश करनी है कि एक इंक्लूसिव रोड मैप बनाया जाए जिसमें हम किसी एक भी व्यक्ति को, जो जरूरतमंद है, जिसको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको कहीं हम पीछे तो नहीं छोड़ रहे। 7 थ्रस्ट एरियाज हैं, 9 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं और 7 आपके थ्रस्ट एरियाज हैं, यानी कि इन 7 जोन्स में, इन 7 एक तरह से ग्रुप्स में काम होगा। पहला है एजुकेशन एंड यूथ, युवा शक्ति फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये टर्म्स एज इट इज लर्न करनी पड़ेंगी क्योंकि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इनको समझने के लिए मैं समझा तो दूंगी, लेकिन इनको वर्ड्स को अपन चेंज नहीं कर सकते। ओके, ईडियम्स की तरह है ये, हम वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। युवा शक्ति फॉर आत्मनिर्भर भारत, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम जॉब सीकर्स टू क्रिएटर्स। तो ये क्या है? एक तरह से हमारा एम है, और इस एम के लिए एक टैगलाइन है। ठीक है, टैगलाइन भी आपको साथ में देखनी है। युवा शक्ति फॉर आत्मनिर्भर भारत, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम जॉब सीकर्स टू क्रिएटर्स, हेल्थ एंड वेलबींग, स्वस्थ युवा, यूथ लीडरशिप के लिए यूथ इन नेशन बिल्डिंग, और सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के लिए सबका साथ सबका विकास। ये रट जाएगा, ये तो वैसे भी गवर्नमेंट का वो है, क्या कहते हैं, मोटो है। आर्ट एंड कल्चर के लिए गौरवशाली विरासत, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए यूथ इन ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, हाँ जी, आपको थ्रस्ट एरियाज भी याद होने चाहिए, और थ्रस्ट एरियाज के साथ में जो जो आपकी टैगलाइंस आती हैं वो भी याद होनी चाहिए। अब इन 7 थ्रस्ट एरियाज को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बिल्कुल समझने के लिए कि किस चीज में, किस बारे में बात हो रही है। फर्स्ट है एजुकेशन एंड स्किल्स। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइन करती है। 50% जीईआर जो है वो हमें पहुंचना है 2035 तक, और ये हमारा एम है। हमारा की फोकस क्या है कि हमें एक्सेस देना है, मतलब सबके पास में एजुकेशन हो, काउंसलिंग हो, उसके अलावा ऐसी स्किल्स लोगों तक पहुंचे जो कि उनको फ्यूचर रेडी करें, टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रखें। इमर्जिंग फील्ड्स कौन कौन सी हैं उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इंक्लूसिविटी यानी कि समाज के हर तबके के यूथ को हमें यहां पर इन्वॉल्व करना है।
मेन डायरेक्टिव्स क्या हैं? यूथ लेड एनरोलमेंट ड्राइव्स, NYKS, NSS, NCC। कौन मुझे बताएगा कि इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है? NCC नेशनल कैडेट कोर, ठीक है ना, उस तरह से NSS, ये तो कमेंट से बताना, आप लोगों ने सबने ना कॉलेज में पार्टिसिपेट किया होगा, तो दिस इज नेशनल कैडेट कोर्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोर, CORPS, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कोर। उस तरह से अब आप मुझे बताओगे NYKS और NSS क्या है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्कॉलरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज, करियर काउंसलिंग सेल्स प्लस पीयर मेंटरिंग। इसके अलावा हमें ध्यान देना है कि उनको डिजिटली लिटरेट किया जाए, उनको लाइफ स्किल्स सिखाई जाए और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है बहुत ही बेसिक स्किल्स, जो कल को अगर वो कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। इनोवेशन लैब्स होनी चाहिए और जो इनोवेट करेगा उनको हम अवार्ड्स भी देंगे। इसके अलावा हमें इंक्लूसिव करना है कुछ चीजों को, जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन। तो अब इस चीज में कोई हमें ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, गर्ल्स को एजुकेट करना है, मतलब करना है। लाडो प्रोत्साहन योजना चल रही है, नीट को मेन स्ट्रीम करा जा रहा है और डिसेबल्ड लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। थ्रस्ट एरिया नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर्स बनाना है। नहीं चाहते हम कि हर यूथ ये बोले कि नौकरी दे दो मुझे, नहीं, हम चाहते हैं कि बहुत सारे यूथ ये सोचें कि मैं किसी और को नौकरी दे दूं, मैं ऐसा धंधा स्टार्ट करूं, ठीक है। तो आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, हम उस चीज को एक मेन स्ट्रीम आइडिया बनाना चाहते हैं। हमारा की फोकस रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, हम किस तरह से इंडस्ट्री को और मार्केट को और पीपल को लिंक कर सकते हैं, और गिग सेक्टर वेलफेयर का भी ध्यान रखेंगे। गिग सेक्टर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, स्पेशली लास्ट 2 मंथ्स में। क्या चीज है गिग इकोनॉमी? आपके ब्लिंकिट के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, आपके जोमेटो के, इनके उबर के, इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, ये जनरली पार्ट टाइम काम की इनकम में, पार्ट टाइम सर्विसेज में, या पार्ट टाइम जो इनको बेनिफिट्स होते हैं उसमें फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी को हमें सपोर्ट करना है। कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना कि ये लोग वापस जाके घर बैठ जाएं, नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि लोग काम कर रहे हैं। वो काम अच्छा बुरा आपको लग सकता है कैसा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, महीने वाले दिन 4 पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है, हमें उनको कुछ बेसिक एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी देने हैं। वो चीज हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। गिग सेक्टर के वेलफेयर के लिए ध्यान रखना है हमें। मेन डायरेक्टिव्स में क्या क्या है कि स्टार्टअप इंडिया से और आई स्टार्ट से हमें इसको लिंक करना है, साथ साथ अटल इनोवेशन फंड से भी हमें इसको लिंक करना है। हमें लोगों को सॉफ्ट स्किल्स भी देने हैं और युवा साथी केंद्र भी प्रोवाइड करके देने हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप चल रही है, इसके अलावा इमर्जिंग टेक स्किलिंग वगैरह जो हैं उसमें भी हमें युवा का पार्टिसिपेशन कराना है। अभी इंडिया में AI समिट हुई है, रिसेंटली ही 2 दिन पहले ही कंक्लूड हुई है, राइट। तो कितने सारे लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया है, वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के लोगों ने भी, राइट। आई अंडरस्टैंड कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक कांड हो गया वहां पे, उसको हम अवॉइड करेंगे, इस तरह की फालतू चीजों को अवॉइड कर देते हैं। अदर देन दैट AI समिट एक अच्छी सक्सेस है, एक डिसेंट सक्सेस है, और इंडिया ने ग्लोबल साउथ को AI में लीड करने का एक डायरेक्शन दिया है कि हाँ भाई हम केपेबल हैं, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, इंडिया इज हियर टू हेल्प। तो वो वाली चीज है। तो इमर्जिंग टेक है ना AI, इट्स नॉट वेरी कॉमन, राइट। आप चैट जीपीटी, ग्रॉक वगैरह यूज कर रहे हो, दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट एक्चुअली AI इज ऑल अबाउट आज के दिन में। तो उसमें हमें लोगों को पार्टिसिपेट कराना है। रोबोटिक्स की दुनिया में हमें लोगों को पार्टिसिपेट कराना है। विमेन के लिए हमने बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को डायरेक्ट कर रखा है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति भी हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में बहुत अच्छा बिजनेस है, प्लस थोड़ा कम पॉइजनस है, मतलब जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं उससे तो कम ही पॉइजनस है, ओके। इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हमें जॉब फेयर्स भी क्रिएट करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, और राइजिंग राजस्थान से हमें इन सब एक्टिविटीज को लिंक करना है। और गिग वर्कर्स के लिए अलग से राइट्स वर्कशॉप और फेयर वेजेस, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, यस। थ्रस्ट एरिया नंबर 3, हेल्थ और वेलबींग के प्रति हमें एक्टिविटीज, एक्शंस लेने हैं। स्वस्थ युवा होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें हमें फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, यूथ की रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फिजिकल हेल्थ, यस, इसके लिए हमने फिट इंडिया चला रखा है और खेलो इंडिया चला रखा है। तो दीज आर फिजिकल हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटल हेल्थ, इस बार भारत सरकार का जो यूनियन बजट आया था उसमें मेंटल हेल्थ को अलग से एड्रेस किया गया है। बहुत अच्छा पोर्शन है। इफ यू वांट मी टू क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दैट, अपन डिटेल में बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उस बारे में बात कर सकते हैं। और SNR जो आपकी हेल्थ है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव, अब युवा हो, ठीक है, तो आपकी
जो इंटीमेट हेल्थ है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोल रहा है कि भाई एचपीवी वैक्सीन लगाओ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो एचपीवी बहुत ज्यादा इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं, जगह जगह पे कैंपेन्स लगा रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर से बचना है। तो अब ये कहां होता है, ये रिप्रोडक्टिव पोर्शन में ही तो होता है, और ये विमेन की प्रॉब्लम है, राइट। तो इसके लिए भी हमें अवेयरनेस जनरेट करनी है। तो ये चारों की चारों होलिस्टिकली हेल्थ आपको बना के रखनी है अपने यूथ की फोकस में क्या है, साइको सोशल टॉपिक्स होंगे, सब्सटेंस अब्यूज के बारे में अपन बात करेंगे, और यूथ फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें अपन स्पोर्ट्स भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। मेन डायरेक्टिव्स योगा, स्पोर्ट्स और मेंटल हेल्थ और सुसाइड के प्रति आपको काउंसिल करना। नेक्स्ट, नशा मुक्ति केंद्र वगैरह है राजस्थान में, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पे कैंपेन्स चलाए जाएंगे। लोग केंद्रों तक पहुंचते ही नहीं है, या फिर नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, 4 दिन कोशिश करते हैं और वापस भाग के आ जाते हैं कि भैया अपन से तो नहीं छूट रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन्स और हेल्प कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। आरकेएसके, एसएचडब्ल्यूपी और ये सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए है कि आपको किस किस तरह से कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे। मेंस्ट्रुअल हेल्थ की जानकारी देनी पड़ेगी, और पीसीओएस अवेयरनेस। मैंने अभी आपके पास में सर्वाइकल कैंसर की बात करी है, उसके अलावा एक और बीमारी है पीसीओडी, पीसीओएस, सेम थिंग विमेन में होती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत ज्यादा सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं विमेन की, तो उनके प्रति अपन को ध्यान देना है। अब ये बहुत ही ज्यादा सैड बात है, दिस इज एक्चुअली वेरी सैड कि और इसलिए नहीं कि आई एम अ वुमेन तो मेरे को ये चीजें पता है, इसलिए क्योंकि कैंपेन्स जो चल रहे हैं, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि मेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इफ यू आर अ सिगरेट स्मोकर, इफ यू आर एन अल्कोहल ड्रिंकर, इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूजेस, तो आपकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और सेक्सुअली परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें जो है, इनके लिए बात करना जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता है। टेक्निकली इंडिया इज नॉट इवन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, हम बस बन रहे हैं कंजर्वेटिव, तो वो चीजें हमें थोड़ा सा बाउंड्रीज को तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, जिसमें फिट इंडिया, फिट राजस्थान वगैरह चल रहे हैं, और एडवेंचर कैंप्स यहाँ पर बहुत ज्यादा जिनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। थ्रस्ट एरिया नंबर 4, यूथ लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग। इसमें हमें एक्टिव सिटीजन्स क्रिएट करने हैं जो कि कल को हमारे अच्छे, पॉजिटिव और क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ ओरिएंटेड लीडर्स बनेंगे, ठीक है। हमारा की फोकस रहेगा पर्सनालिटी डेवल्यूशन, वॉलंटियरिज्म और लोकल गवर्नेंस के ऊपर। हमारा डायरेक्टिव क्या है कि हमें लीडरशिप प्रोग्राम्स चलाने हैं, युवा संवाद करना है, यूथ पार्लियामेंट क्रिएट करनी है ताकि हम उनको पार्टिसिपेट करा सकें सिस्टम में। इसके अलावा वॉलंटियरिज्म प्रोवाइड करेंगे, एनएसएस, एनसीसी और एनवाईकेएस। एनसीसी मैंने बताया था, नेशनल कैडेट कोर। आई एम अज्यूमिंग एनएसएस और एनवाईकेएस का आपने ऑलरेडी कमेंट में लिख दिया है कि क्या होते हैं। ये आपने कॉलेज में डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया होगा, दिस इज सो डैम कॉमन इन इंडिया, ठीक है। तो वॉलंटियरिज्म सिखाएंगे, एनवायरमेंट के लिए प्रति उनको जागरूक करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ जो है उसके प्रति उनको एक्टिवेट करेंगे, किनको, यूथ को। नेक्स्ट, इंटरजनरेशनल डायलॉग्स कराए जाएंगे और गुड सैमारिटन कैंपेन्स चलाए जाएंगे। इंटरजनरेशनल डायलॉग्स, आजकल का तो यूथ नहीं है इस चीज, यूथ से मतलब तो ठीक है मैं भी यूथ ही हूं, लेकिन इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है कि बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी हर बात सही होती है, बट दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ जिनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। एंड आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जो लिटरली उनके साथ उठते बैठते थे, बात करते थे, एंजॉय करते थे और उनके एक्सपीरियंसेस सुनते थे, उनकी स्टोरीज सुनते थे। आजकल का यूथ इस चीज में खास इंटरेस्टेड है नहीं, ठीक है। तो हमें एक तरह से एनकरेज करना है दैट स्पेंड टाइम विद योर एल्डर्स सो दैट यू, आप कुछ सीखोगे ही, चाहे आप ये सीखो कि इन्होंने जो गलती करी थी वो मुझे नहीं करनी है, ये भी सीखने की चीज होती है, बट यू विल स्टिल लर्न समथिंग, ठीक है। और गुड सैमारिटन का मतलब होता है एक ऐसा नागरिक जो कि अच्छा है। किस तरह से अच्छा है, कहीं एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो वो रिकॉर्डिंग करने में बिजी नहीं है, वो सीपीआर देने में बिजी है, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे किसी को कोई ईव टीजिंग हो रही है तो वो सर नीचे करके इग्नोर करके नहीं जा रहा है, वो एक्चुअली उस महिला की, उस लड़की की हेल्प कर रहा है जिसके साथ में ईव टीजिंग हो रही है, पुलिस को कंप्लेन कर रहा है, या फिर एज अ विटनेस अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप अच्छा कर सकते हो सिटीजन के तौर पे। पोल्यूशन ना करना, चलती गाड़ी से गुटखा ना थूकना, ओ माय गॉड, आज सुबह सुबह मैंने वो नजारा देखा है मेरी गाड़ी के जस्ट सामने। तो कहीं पे भी शौच ना करना, तो ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर गुड सैमारिटन एक्टिविटीज, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा गुड सैमारिटन हो। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर फेलोशिप चल रही है, मेरा युवा भारत चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, और लोकल बॉडीज में यूथ का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना है। पॉलिटिक्स से उनको दूर नहीं भगाना है, उनसे एक अच्छी पॉलिटिक्स करवानी है, ठीक है।
नेक्स्ट अपने पास में है थ्रस्ट नंबर 5, सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी। हम चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो कि जस्ट हो और इक्वल हो, ठीक है। जस्ट मतलब जहां पर जस्टिस हो, ठीक है। की फोकस में इंक्लूसिविटी, जेंडर इक्वालिटी और वायलेंस प्रिवेंशन। आई डोंट थिंक इसे मुझे को समझाने की जरूरत है। वायलेंस प्रिवेंशन मतलब हमें वायलेंस से उनको दूर रखना है, वायलेंस हमें सोसाइटी में कम करना है। मेन डायरेक्टिव्स में मेन स्ट्रीम वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे गाड़िया लोहार। अब यहां मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा है, बट क्या कहते हैं, गाड़िया लोहार क्या है, नोमैडिक ट्राइब है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप के टाइम उन्होंने कसम खा ली कि जब तक कीका नहीं बैठेंगे ना उस पे सिंहासन पे, तब तक हम भी अपना स्टेबल घर नहीं बनाएंगे। कीका सिंहासन पे बैठ नहीं पाए, उससे पहले गुजर गए, और आज तक गाड़िया लोहार नोमैडिक ट्राइब्स ही हैं। तो ये चीज वल्नरेबल बना देती है उनको। उनका कोई स्टेबल जगह नहीं होगी, उनका रेजिडेंस नहीं होगा, बिजली का बिल नहीं आएगा, पानी का बिल नहीं आएगा, तो उनका आधार कार्ड कैसे बनाओगे, पासपोर्ट कैसे बनाओगे, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट कैसे खोलोगे। तो ये उनको वल्नरेबल बना देती है। जो भी पॉलिसी, जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो भी बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा है, वो उन तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसके अलावा LGBTQIA+ जो हैं, उनके प्रति भी लोगों में बहुत ज्यादा एक ऐसी भावना है कि ये तो मतलब नॉर्मल नहीं है और इनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियर, इंटरसेक्स और आपके एसेक्सुअल, और प्लस में आपके और भी जो भी कैटेगरीज हैं वो सारी आ जाती हैं, ठीक है। और डिसेबल्ड वेल नोन है, ठीक है। डिसेबल्ड के लिए हमारे पास में रैम्प्ड बिल्डिंग्स नहीं है। मैं जिस बिल्डिंग से अभी रिकॉर्ड कर रही हूं वहां पर रैंप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मुझे स्टेयर्स से आना पड़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर एलिवेटर भी अवेलेबल नहीं है, और मैं जिस फ्लोर पे हूं मैं ही जानती हूँ मैं कैसे पहुंचती हूँ उस फ्लोर तक, ठीक है। तो रैंप होने चाहिए, एलिवेटर्स होने चाहिए, ऐसे होल्डिंग बार्स होने चाहिए जैसे पब्लिक रेस्टरूम्स होते हैं। आप अगर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जाते हो, वहां पर आपको जो रेस्टरूम्स हैं वहां पर मिल जाएगा कि एक जो आपका जो कमोड है, WC है, उसके पास में एक रॉड है स्टील का, जिसको आप पकड़ के खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो। तो बहुत ओल्ड एज के लोग होते हैं या फिर जो डिसेबल्ड होते हैं, उनको उस रॉड की जरूरत होती है। बट मोर देन 90% ऑफ द प्लेसेस जो मैंने यूज करा है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में आपने कहीं पे वॉशरूम यूज किया है, देयर आर नो रॉड्स ओवर, मतलब वो तो क्लीन ही नहीं होते, तो रॉड कहां से आएगी। बट ये अवेयरनेस की कमी की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, इसमें अपन को ट्रेन करना है, डाउरी और चाइल्ड मैरिजेस को अपन को एंड करना है, और इनफॉर्मल यूथ जो है उसको हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अभी 2 ही मिनट मैंने पहले बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 क्या है। अच्छा, इसको देख के क्या लगता है, डाउरी कौन देता है, विमेन की फैमिली देती है। चाइल्ड मैरिज में सबसे ज्यादा लॉस किसको होता है, दोनों को लॉस होता है, मैन और वुमेन, मतलब लड़का और लड़की दोनों को नुकसान होता है, बट ज्यादा नुकसान, फैमिलियल नुकसान, सोशल नुकसान किसको झेलना पड़ता है, लड़की को झेलना पड़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर क्या होगा, 5, जेंडर इक्वालिटी होगी। तो लर्न करने के तरीके हैं, वैसे बता रही हूँ, ठीक है। जेंडर सेंसिटाइजेशन करना है हमें, इस तरह के ऐसे PR कैंपेन्स चलाने हैं जिसमें हमें जेंडर के प्रति, अलग अलग जेंडर्स के प्रति हमें सेंसिटाइज किया जाए, और वन स्टॉप सेंटर्स को इससे लिंक किया गया है। आर्ट एंड कल्चर में गौरवशाली विरासत वाला जो पॉइंट है वो आएगा। हमें हमारी हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर के ऊपर गर्व होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए उन चीजों के ऊपर, ठीक है। की फोकस में लेगेसी प्राइड, यंग आर्टिस्ट को हम फैसिलिटेट करेंगे और ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वो प्राइडफुल हो। मेन डायरेक्टिव्स में यूथ फेस्टिवल्स हम क्रिएट करेंगे, इस ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसी हेरिटेज वॉक्स बनाएंगे, रूरल टूरिज्म करेंगे। नाउ हेरिटेज वॉक्स और रूरल टूरिज्म का एक एक एग्जाम्पल मैं वीकली क्लास लेती हूं उसमें मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। राजस्थान में एक नए ही टूरिज्म सर्किट्स आ रहे हैं जो कि टिपिकली हिस्टोरिकली हेरिटेज वाली जो स्टोरीज हैं उन पे बेस्ड है। अगर राजस्थान में हेरिटेज नहीं होगी तो कहां होगी, ठीक है। तो हेरिटेज सर्किट्स आ रहे हैं, 2 सर्किट्स हैं, मुझे कोई एक सर्किट का नाम बता दो, जस्ट 1, और ये बहुत बर्निंग टॉपिक है, राजस्थान के पर्सपेक्टिव से बता रही हूं। द रेस्ट ऑफ द कंट्री डज नॉट केयर, सो क्या कर सकते हैं, बट राजस्थान के पर्सपेक्टिव से दैट हेरिटेज सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके नाम से आ रहा है, कहां आ रहा है, ठीक है। 2-3 है वैसे तो, बट एक बता दो मुझे, ओके। नेक्स्ट, हमें ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स करने हैं जैसे व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, दोनों टाइम दूसरे कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स थे हमारी एज ग्रुप के, उनसे हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था। तो दे केम हियर और हमारे घर पे रहे, हमारे साथ खाना वाना खाया, हमारे साथ पढ़ते थे, एंड आफ्टर दैट वी वेंट ओवर देयर और हम उनके घर पे रहे, खाना वाना खाया, उनकी कल्चर को जाना समझा, उनके साथ पढ़ाई करी। तो ये जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं और ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कहीं पे भी किए जा सकते हैं। इनसे 2 काम होते हैं, एक
जो जेनोफोबिया है, एक फॉरेन लोगों के प्रति जो हेट है, जो स्पेशली एंटी इंडिया हेट तो बहुत ज्यादा इस वक्त वर्ल्ड में और सोशल मीडिया पे भी है लेकिन रियलिटी में भी है, उसको काउंटर करने का मौका मिलता है और आप नई कल्चर सीखते हो, नई चीजों के बारे में जानते हो, तो आपका माइंड भी ओपन होता है कि अच्छा ठीक है ऐसे भी जिया जा सकता है। ठीक है, तो जो एक कंजर्वेटिज्म है माइंड का वो हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि नहीं ये तो गलती है, यही सही है, यही करना है। तो फिर आप डेवलप नहीं करोगे अगर आप चेंज नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेरिटेज को रिजेक्ट कर दो, आपको अपनी हेरिटेज में अभी भी प्राइड मेंटेन करके रखनी है। ओके, सो इट्स अ फाइन बैलेंस जो आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट, डांस एंड ड्रामा फेस्टिवल्स कराएंगे, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और फोक आर्टिस्ट को मार्केट में सपोर्ट करवाएंगे, राजस्थान की लिटरेचर और डॉक्यूमेंट्रीज को हम प्रमोट करवाएंगे। राजस्थान के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री का तो मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एग्जैक्टली अ मारवाड़ी स्पीकर और हिंदी स्पीकर, बट अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो बनाएंगे पृथ्वीराज, वो बनाएंगे जोधा अकबर। ठीक है, दैट इज नॉट हिस्ट्री, फॉर द लव ऑफ गॉड, जोधा अकबर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, वो बनाएंगे पद्मावत, मतलब जौहर दिखाते दिखाते क्या ही दिखाने लग गए हैं। और अगर पद्मावत वाला जौहर नहीं यकीन आता तो राजस्थान में 1000 जौहर कुंड है, कोई सी भी स्टोरी उठा लो यार, कुछ ढंग का बना दो। तो हमें प्रमोट करना है राजस्थान की लिटरेचर और राजस्थान की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज को, राजस्थान की हिस्टोरिकल स्टोरीज को। ठीक है, जिससे थ्रू हम कुछ नया ही सीखेंगे, कुछ अच्छा ही सीखेंगे। एंड द लास्ट थ्रस्ट एरिया है एनवायरमेंट का कंजर्वेशन। हमें यूथ को ग्रीन ग्रोथ की तरफ बढ़ाना है, ग्रीन एनवायरमेट की तरफ, क्लीन ग्रोथ की तरफ हमें उनको आकर्षित करना है, क्लाइमेट एक्शन में उनका रोल इंक्रीज करना है। ठीक है, मेन डायरेक्टिव्स में कैपेसिटी बिल्डिंग है, यस, इको क्लब्स हैं, हरियालो राजस्थान हमारे ऑलरेडी कैंपेन चल ही रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ट्राइबल यूथ एंगेजमेंट किस तरीके का है उस बारे में बात करेंगे, सस्टेनेबल फार्मिंग कराएंगे लोगों से और वेस्ट को रिड्यूस कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। ठीक है, वेस्ट रिडक्शन, सेंसिबल कंजम्पशन, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं। ग्रीन एमएसएमईज होंगी, एक ऐसी एमएसएमई सेक्टर क्रिएट करेंगे जो कि वो वेस्टफुल नहीं होगा। ओके, जस्ट लेट मी हैव सम वाटर। ग्रीन ग्रोथ, ओके, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें वेस्ट रिडक्शन करना है। ओके, ऐसे बता देती हूं मैं, एसडीजी नंबर 12, ठीक है, सेंसिबल कंजम्पशन, वेस्ट रिडक्शन, ये सब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 है। ग्रीन एमएसएमईज होंगे और जो उसमें सक्सीड करेगा, जो उसमें अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, उसको हम अवार्ड भी करेंगे इनोवेशन में। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान यूथ बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इंटरप्रेट कौन कर रहा है? रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनका फाइनल डिसीजन रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा है? सबसे पहले होगा हाई पावर कमेटी, जिसको एक मिनिस्टर चेयर कर रहे होंगे, उसके जस्ट नीचे जो कि एनुअली मीटिंग्स करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह की प्रोग्रेस हो रही है। उसके नीचे आएंगे स्टेट लेवल टास्क फोर्स, जो कि हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी, और इनकी मीटिंग हर 6 महीने में होगी, बाय एनुअल होगी। उसके नीचे आएंगी कोर कमिटीज, जो कि हेड करी जाएंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के द्वारा, जो कि हर 3 महीने में प्रोग्रेस करेंगी। और एक्शन प्लान के तहत 5 साल में रिव्यू करा जाएगा, पूरी रिपोर्ट को रिन्यू कर दिया जाएगा, यूथ पॉलिसी को एनुअल प्लान के थ्रू और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को स्टडी करने के बाद। नाउ दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, राजस्थान यूथ पॉलिसी 2025-26। यहाँ 26 लिखा हुआ है, आई नो, क्योंकि 26 में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पॉलिसी 25 में आई थी और राजस्थान का बजट आया था अभी 11 तारीख को, ठीक है, तो उसमें पॉलिसी 26 लिखी हुई है, तो इसलिए दोनों चल रहा है साथ साथ में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। समझ में आया है? जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं उनका कमेंट्स में जरूर आंसर करना है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।